हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, बीएफएम में से मॉड्यूल ए का चैप्टर 3 का पार्ट 3 देखेंगे। ये आपका जो चैप्टर का नाम है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स। आज जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनआरआई अकाउंट्स। एनआरआई जो लोग होते हैं उनको कौन कौन से अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन आज होगी। लास्ट के हमने 2 वीडियो में ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें से हम लोग फैसिलिटी टू एनआरआई, क्या क्या फैसिलिटी उसे प्रोवाइड की जाती है जो एनआरआई होते हैं पर्सन, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो आपका है एनआरआई अकाउंट्स। ठीक है, एनआरआई अकाउंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से एनआरआई के अकाउंट ऑपरेट किए जा सकते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि हम बात करें कि एनआरआई को जो डिफाइन किया गया है, आपने लास्ट के वीडियो में देखा था कि फेमा एक्ट के तहत एक डिफाइन किया गया है कि एनआरआई कौन होते हैं, और दूसरा जो डेफिनेशन दिया गया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत दिया गया है। ठीक है, इसके पर्पस अलग अलग हैं, इसी वजह से एक ही कंट्री में एक ही चीज को दो तरह से डिफाइन किया गया है। जब फेमा एक्ट की बात करें कि फेमा एक्ट एनआरआई को डिफाइन किस प्रकार से करता है, तो इसका कहना है कि जो भी पर्सन कहीं बाहर दूसरे कंट्री में जाता है और कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है बाहर जाने का उसका, फिर वापस आने का, तो वैसे पर्सन्स को एनआरआई कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टडी करने के लिए गया है, डेपुटेशन पे कोई ऑर्गेनाइजेशंस में कहीं पे कोई असाइनमेंट के लिए गया हुआ है, तो ये सारे जो पर्पस होते हैं वो एनआरआई में कैटेगराइज किए जाते हैं क्योंकि वहां पे डेफिनेट पीरियड डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन यदि कोई बाहर घूमने के लिए गया है, कोई टूरिस्ट पर्पस के लिए गया है ना, टूर के लिए गया हुआ है, तो वैसे केस में वो एनआरआई कैटेगराइज नहीं होता है क्योंकि उसका एक डेफिनेट पीरियड होता है वापस आने का। तो कहने का मतलब हो गया कि जो भी पर्सन बाहर जाते हैं उसका कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है ना, चाहे जॉब के लिए गया या तो फिर स्टडी पीरियड के लिए गया, कोई असाइनमेंट के लिए गया, तो ऐसे केस में वो एनआरआई कैटेगराइज किए जाते हैं। ये तो डेफिनेशन रहा फेमा एक्ट के तहत, हालांकि हमने लास्ट के वीडियो में अच्छे से इसे कवर कर लिया है। दूसरी बात है कि आईटी टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1961 के तहत जो कैटेगराइज किया गया है एनआरआई को, वो कैसे पर्सन को बोला गया है कि जो पर्सन है ना इंडिया से बाहर 182 डे से ज्यादा रहता है लास्ट के फाइनेंशियल ईयर में, है ना, या तो फिर 365 डेज, है ना, या इससे ज्यादा वो दूसरे कंट्री में रहता है। ठीक है, इंडिया में नहीं रहता है लास्ट के 4 फाइनेंशियल ईयर में, है ना, और उसमें प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका 60 डेज से ज्यादा बाहर होना चाहिए। ऐसे केस में वो पर्सन जो होते हैं वो एनआरआई कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हमने देखा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार से जो एनआरआई को डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, लेकिन हमें जो यहां पढ़ना है फ्रेंड्स, वो हमें पढ़ना है फेमा एक्ट के तहत जो एनआरआई को डिफाइन किया गया है उसमें से कौन कौन से अकाउंट को ऑपरेट करते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज उसे दी जा सकती है, इसके बारे में डिस्कस करना है। हालांकि क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि जो एनआरआई अकाउंट ऑपरेट किए जाते हैं वो एज पर फेमा एक्ट है या एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्ट है, लेकिन यहां पे चूंकि फॉरेन एक्सचेंज में डील होता है कि अकाउंट यहां पे एक्चुअली खोलने का पर्पस होता है कि जब भी वो बाहर जाता है या इंडिया में फिर वापस आता है, तो वैसे केस में फॉरेन करेंसी को किस प्रकार से रिपेट्रिएट कर सकता है, बाहर ले जा सकता है, क्या इन्वेस्ट कर सकता है, ये सारे पर्पस होते हैं कि अलग अलग अकाउंट इसके ऑपरेट अलग अलग कैटेगरी में किए जाते हैं। ये सारे कंडीशंस को हम लोग देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें कि नॉर्मल आपका जो अकाउंट होता है क्या होता है, सेविंग अकाउंट है ना, करेंट अकाउंट होता है, एफडी होता है, आरडी होता है, ये सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं जो आप एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन होने के नाते आप ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे अकाउंट आप खुलाते हैं, लेकिन आज यहां हट के हमें कुछ पढ़ना है और वो आपका है कि वैसे अकाउंट जो एक एनआरआई ओपन कर सकते हैं। एनआरआई हो गया आपका, पीआईओ हो गया, या तो ओसीआई हो गया, या तो फिर क्या हो सकता है कोई फॉरेनर हो सकता है। तो वैसे केस में कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाएंगे और क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं। तो ये क्लियर हो गया कि हमें जो पढ़ना है वो किस प्रकार के अकाउंट के बारे में पढ़ना है, तो वैसे अकाउंट जो एक एनआरआई पर्सन ऑपरेट करते हैं। ठीक है, देखिए, यदि हम बात करें कि टोटल कितने प्रकार के अकाउंट है जो एनआरआई ओपन कर सकते हैं, उसकी फैसिलिटी को ले सकते हैं, तो फर्स्ट में आपका है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट, जिसे आप एनआरई शॉर्ट में कहते हैं।
ठीक है। यहां पे क्या है कि नॉन रेसिडेंट, जो आपका इंडिया में रेसिडेंट मतलब एनआरआई है ना। एक्सटर्नल मींस हो गया कि वैसे अकाउंट जहां बाहर से फंड, इसमें मैक्सिमम जो है सो बाहर से फंड, दूसरे कंट्री से फंड इसमें आएंगे। ठीक है। रूपी अकाउंट इसलिए क्योंकि ये रूपीज आईएनआर इंडियन रुपीज में ये मेंटेन किए जाते हैं अकाउंट को। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरे प्रकार का जो अकाउंट है कि नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट, ये भी आपका एनआरआई के द्वारा ही ओपन किया। एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, ये सारी चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, है ना। और ये ऑर्डिनरी क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें इंडिया में जो फंड होते हैं उसे भी इसमें क्रेडिट किया जा सकता है ये। और दूसरी बात है कि जो आपका सेविंग अकाउंट पहले से चल रहा है ना, जो पहले से इंडिया में अकाउंट चल रहे हैं, उसी को ये कन्वर्ट करके एनआरओ अकाउंट भी आप क्या कर सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं। इसी वजह से ये ऑर्डिनरी अकाउंट्स बोला जाता है। ठीक है, लेकिन ये भी क्या होगा, ये भी आपका रुपीज में ही ओपन किए जाएंगे। डिटेल में हम सारे का अभी अलग से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ अभी यहां पे ये देख रहे हैं कि कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अकाउंट आपका है कि फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट, ये भी आपका एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई के द्वारा ओपन किए जाएंगे। नॉन रेसिडेंट इंडियंस एनआरआई के द्वारा फॉरेन करेंसी में ये मेंटेन किए जाएंगे अकाउंट, है ना। इसलिए इसको एफसीएनआर, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट बोला जाता है। बी क्यों, क्योंकि बैंक में ये ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक है, लास्ट आपका है कि स्पेशल नॉन रेसिडेंट रूपी अकाउंट, ये भी आपका रूपी में ही होगा, लेकिन ये स्पेशल, कोई स्पेशल पर्पस होता है, बिजनेस पर्पस। इंडिया में यदि बिजनेस करना चाहता है, स्पेशली वो एनआरआई है लेकिन इंडिया में बिजनेस कर रहा है, तो वैसे केस में एसएनआरआर अकाउंट ओपन किए जाएंगे। तो आपने क्या देखा कि यहां पे फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ये जो अकाउंट है ये रूपी में ऑपरेट किए जाते हैं, ये रूपी में खोले जाते हैं। ठीक है, इंडियन करेंसी में ये होते हैं। लेकिन आपका एक अकाउंट है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट, ये आपके फॉरेन करेंसी में कोई भी फ्रीली कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी जो होते हैं उसमें अकाउंट को ओपन किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और अकाउंट हम लोग पढ़ेंगे, वो आपका है आरएफसी। आरएफसी क्या हो गया कि रेसिडेंट आरएफसी, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये अकाउंट क्या होते हैं, जब कोई एनआरआई जब वापस आ जाता है इंडिया, ठीक है, वापस आ जाने के बाद जब वो एनआरआई का टैग उससे उसके पास नहीं होता, कहने का मतलब वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, इंडियन सिटीजन हो जाते हैं, तो वैसे केस में वो आरएफसी अकाउंट में जो भी पहले अकाउंट खुले गए उसे वो कन्वर्ट करवा लेते हैं। इसके क्या फीचर्स है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टोटल हम लोग 5 प्रकार के अकाउंट को यहां अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, जो फर्स्ट अकाउंट है वो आपका है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट। मेनली आपको दो अकाउंट यदि समझ में आ गया, एक एनआरई और एक एनआरओ, तो एफसीएनआर बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं होगी, और मेनली आपको ये दो प्रकार के अकाउंट को ज्यादा दिक्कत होती है समझने में। समझिए क्या है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट। इसका मतलब है कि ये आपका एनआरआई के द्वारा होगा, एक्सटर्नल मींस आपका बाहर से फंड्स आएगा, रूपी मतलब ये इंडियन रूपी में खोले जाएंगे। समझिए एलिजिबल कौन कौन है इसके लिए, तो कोई भी एनआरआई है ना, जो इंडियन सिटीजन है, वो कोई भी एनआरआई, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारे पीआईओ, ओसीआई क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट के वीडियो में, तो इसमें बहुत ज्यादा हम नहीं जाएंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि जो एलिजिबल होते हैं एनआरई अकाउंट खोलने के लिए, वो ये 3 प्रकार के पर्सन एलिजिबल होते हैं। यहां कोई फॉरेन इंडिविजुअल नहीं ओपन कर सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे क्या है कि एनआरआई अकाउंट कैन बी ओपनड इन सेविंग अकाउंट के रूप में भी खोला जा सकता है, करेंट अकाउंट भी हो सकता है, रैकरिंग डिपॉजिट भी हो सकता है, टर्म डिपॉजिट भी हो सकता है। और लेकिन रैकरिंग और टर्म डिपॉजिट्स का जो पीरियड होगा, जो टेन्योर होगा, वो मिनिमम 1 ईयर से लेकर के आपका 10 ईयर मैक्सिमम तक होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, 1 ईयर टू 10 ईयर का पीरियड हो सकता है रैकरिंग और टर्म डिपॉजिट जो खोले जाएंगे उस अकाउंट के। ठीक है, यदि बात करें कि क्या ये ज्वाइंटली ऑपरेट हो सकता है अकाउंट, तो जी बिल्कुल हो सकता है, ज्वाइंटली हो सकता है। कोई भी 2 एनआरआई ऑपरेट कर सकता है इसे, है ना, कोई भी 2 एनआरआई ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकता है, एक एनआरआई एक पीआईओ खुलवा सकता है, ओसीआई खुलवा सकता है, तो कोई भी जो है सो ये ज्वाइंटली ऑपरेट कर सकते हैं। ज्वाइंटली ऑपरेट नहीं, ज्वाइंटली ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि कोई रेसिडेंट रिलेटिव्स के साथ भी अकाउंट को
ज्वाइंटली वो खुलवा सकते हैं। ठीक है, ये अकाउंट ओपन हो सकता है ज्वाइंटली, कोई रेसिडेंट लेकिन रिलेटिव होना चाहिए। रिलेटिव का डेफिनेशन जो है वो आपका एज पर कंपनी एक्ट 2013 में जो दिया गया है कि कौन से रिलेटिव होते हैं, क्लोज रिलेटिव किसे बोला जाता है, वो डेफिनेशन वहां दिया गया है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो रेसिडेंट रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव, उसके साथ वो अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। लेकिन जो ऑपरेशन होगा अकाउंट का वो फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे होगा। इसका मतलब है कि जब तक एनआरआई, पीआईओ या ओसीआई जो भी पर्सन है वो आपका जब तक वो जिंदा है ना, तब तक वो अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, उसके बाद ही सर्वाइवर का रोल आता है। लेकिन कुछ कुछ जो है रेस्ट्रिक्शन के साथ सर्वाइवर को भी परमिशन दिया गया है, जो अभी हम पढ़ने हैं। ये आपका पावर ऑफ अटर्नी के रूप में ये काम करते हैं। ठीक है, देखिए, during the lifetime of the NRI or PIO account holders, the resident relative can operate the account only as a power of attorney holder। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि जो सर्वाइवर होते हैं, है ना, फॉर्मर और सर्वाइवर में से जो सर्वाइवर होते हैं वो किस प्रकार के राइट को होल्ड करते हैं, तो वो आपका पावर ऑफ अटॉर्नी उसके पास होता है, जिसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ उसे कुछ अकाउंट ऑपरेट करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। जहां भी एनआरआई हम बोलें वहां पे आपको हमेशा समझना है कि एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कोई भी किसी के भी बारे में यहां बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझते हैं कि नेक्स्ट आपका जो है कि कौन कौन से अमाउंट यहां पे किस प्रकार के अमाउंट को क्रेडिट किए जा सकते हैं इस प्रकार के अकाउंट में। इस प्रकार मतलब एनआरई अकाउंट में। तो क्रेडिट्स रेमिटेड टू दिस अकाउंट आर इनवर्ड रेमिटेंस, जो बाहर से आपका पैसा आता है दूसरे कंट्री से, है ना, वो आप इसमें इस अकाउंट में आप क्रेडिट करवा सकते हैं। इंटरेस्ट एक्रूइंग ऑन द अकाउंट, जो इस अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं उस पे जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो अमाउंट भी इसी में क्रेडिट होंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहां से जो पैसे आ रहे हैं वो भी आपका इसी में आएगा। ट्रांसफर फ्रॉम द अदर एनआरई, किसी दूसरे फ्रेंड्स का मान लीजिए आप एनआरआई है, उसके एनआरई अकाउंट है या एफसीएनआर अकाउंट है, वहां से भी फंड को इस अकाउंट में आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यदि इन्वेस्टमेंट आपने किया है और वो इन्वेस्टमेंट आपका मैच्योर्ड हो गया है, ठीक है, ड्यू डेट उसकी आ गई है मैच्योरिटी की, तो वैसे केस में भी आप एनआरई अकाउंट में उसे क्रेडिट करवा सकते हैं। ओनली इफ डन फ्रॉम द एनआरई अकाउंट, लेकिन यहां पे समझिए बहुत ट्रिकी है कि वैसे इन्वेस्टमेंट जो एनआरई अकाउंट को डेबिट करके किया गया था, वैसे इन्वेस्टमेंट का यदि मैच्योरिटी होता है तो वो आपका एनआरई अकाउंट में क्रेडिट होगा। ध्यान रखिएगा, यदि आपने मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है पहले जो है सो इंडिया में आपका था, उसे आप सोल्ड आउट किए हैं, ठीक है, तो वैसे केस में वो एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होंगे फंड। क्यों? क्योंकि वो इस एनआरई अकाउंट से इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं किया गया था। तो वैसे इन्वेस्टमेंट जो एनआरई अकाउंट से किए गए थे उसकी जब मैच्योरिटी आती है तो वो एनआरई अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। अब आपको ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, इतना रेस्ट्रिक्शंस क्यों है? तो इसका रेस्ट्रिक्शंस का कारण ये होता है कि जो भी इसमें अमाउंट पड़े रहते हैं वो 100% रीपैट्रिएबल है, कि आप फिर बाहर दूसरे कंट्री में ले जा सकते हैं। दूसरी बात, इसमें इंटरेस्ट जो आपका अर्न होता है उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। इसलिए ये सब रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि इसमें बहुत सारे क्रेडिट आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि करंट इनकम आता है, नॉट कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम मींस क्या हो गया कि वैसे असेट आपका है उसे यदि सेल किए हैं आप, जैसे आपका लैंड एंड बिल्डिंग है पहले से पड़ा हुआ है ना। इन्वेस्टमेंट वैसा है जहां से कि आप पहले से एनआरई अकाउंट को डेबिट करके नहीं किया गया था, तो वैसे अकाउंट्स, वैसे इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आता है वो तो एनआरई अकाउंट में आप क्रेडिट नहीं करेंगे। लेकिन करंट इनकम आपका, जैसे कि रेंट कहीं से आ रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, पेंशन आपका है, इंटरेस्ट वगैरह कहीं से आ रहा है ना, और वो भी करंट होना। करंट मतलब हो गया कि नॉर्मली 1 साल का आपका होना चाहिए, जो कि एक सीए सर्टिफिकेट देगा, है ना। उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है कि सीए जो होंगे आपके, उसके द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ ये सारे जो क्रेडिट्स होंगे वो सारे करंट इनकम है। इस एनआरआई जो पर्सन है उसके करंट इनकम है, उसके बाद ही वो उस अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया है कि प्रॉपर्टीज सोल्ड आउट विल नॉट बी क्रेडिटेड इन एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट में जो प्रॉपर्टी है कहीं सेल आउट किया गया है तो वो नहीं क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट इस एनआरई अकाउंट से नहीं किया गया था। यदि किया गया है
तो उसकी यदि मैच्योरिटी होती है तो फिर यहां पे इस अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं डेबिट करने के लिए क्या क्या इसमें जरूरत होती है। जब से अकाउंट के डेबिट की बात करें तो परमिशेबल डेबिट्स आर लोकल पेमेंट। यदि कोई लोकल पेमेंट आपको करना है, ठीक है, आपके रिलेटिव्स है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है छोटी बहुत, तो वैसे केस में आप उस अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया, बाहर रेमिटेंस आप ले जाना चाहते हैं तो 100% रिपैट्रिएबल है। आप पूरा का पूरा फंड जो भी उसमें है वो आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं। रिपैट्रिएट मींस जब फंड्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाया जाता है, ठीक है। यहां पे एनआरआई की बात हो रही है, तो एनआरआई जो है वो इंडिया में जो फंड उसके एनआरई अकाउंट में पड़े हुए हैं वो बाहर रिपैट्रिएट कर सकते हैं 100%। दूसरी बात है कि ट्रांसफर टू अदर एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट, दूसरे एनआरई अकाउंट में, दूसरे का, अब आपके तो एक ही एनआरई हो गए, तो दूसरे के एनआरई अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो फिर अपने ही या किसी दूसरे के एफसीएनआर अकाउंट में भी फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहां पे आपका और आ सकता है कि हम एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां ये बता दें कि यहां जो फंड्स का आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो फंड्स आपके ऐसे फंड है जहां पे आपका इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट अर्न होता है उस पे कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ऐसे केस में एफसीएनआर में भी इस प्रकार की फीचर होती है, इसीलिए आप उसमें ट्रांसफर कर पाते हैं, ठीक है। या तो किसी दूसरे का जो एनआरई अकाउंट होता है उसमें भी सेम प्रकार के फीचर होते हैं, इस वजह से आप उसमें ट्रांसफर कर पाते हैं। लेकिन एनआरओ अकाउंट की बात करें तो इसमें टैक्सेबल ये है, जो भी फंड्स है ये टैक्सेबल है, इसी वजह से जब आप इसमें ट्रांसफर करते हैं तो वो जो फंड्स होते हैं वो टैक्सेबल के दायरे में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि इन्वेस्टमेंट इंडिया, इंडिया में हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं उस फंड्स को। तो ये सारे फीचर्स हैं जो एनआरई अकाउंट्स के होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे हम बढ़ते हैं और इसके कुछ अदर्स फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, एन अकाउंट विद चेकबुक, है ना, फैसिलिटी इन सेविंग अकाउंट, जो सेविंग अकाउंट यदि आपने खुलवाया एनआरई का तो वैसे केस में आप चेकबुक ले सकते हैं। करंट अकाउंट यदि है तो उसमें चेकबुक ले सकते हैं, है ना, और आरडी और एफडी में तो आप नहीं लेंगे। नेक्स्ट हो गया कि फुल रिपैट्रिएशन, अभी हम पढ़ चुके हैं कि फुल रिपैट्रिएशन ऑफ डिपॉजिट अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट परमिटेड, ठीक है। यदि इंटरेस्ट उसमें है और वो फंड जो उसमें है वो सारे फंड्स को आप बाहर ले जा सकते हैं, फुल्ली रिपैट्रिएबल है। मैच्योरिटी प्रोसीड्स कैन बी ट्रांसफर टू अनदर एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट्स बट दीज मैच्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड हैव बीन फ्रॉम द एनआरई अकाउंट। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैच्योरिटी पीरियड होता है कोई भी इन्वेस्टमेंट का, उसके बाद जो मैच्योर हो जाता है वो अमाउंट जो आता है उसे आप एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो जो इन्वेस्टमेंट था वो एनआरई अकाउंट को डेबिट करके ही किया गया था, ठीक है। अगर नॉमिनेशन की बात करें तो नॉमिनेशन बिल्कुल किया जा सकता है, नॉमिनेशन फैसिलिटीज परमिटेड, लेकिन नॉमिनी कैन बी आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन घुमाया जा सकता है कि नॉमिनेशन आप फैसिलिटी में नॉमिनी किसे आप बना सकते हैं, तो कोई भी रेसिडेंट हो सकता है या कोई नॉन रेसिडेंट इंडियंस भी हो सकते हैं। यहां पे एक चीज समझिए, मैं एडिशनली बता दूं इस टॉपिक्स के अलावा कि जो नॉमिनी होते हैं वो नॉमिनी आप किसी को बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस फंड्स को यूज करने का राइट इसके पास होता है। नॉमिनेशन जस्ट एक ट्रस्टी के रूप में, जो नॉमिनी होता है एक ट्रस्टी के रूप में काम करता है और वो फंड्स को वो होल्ड करके रख सकता है, लेकिन वो फंड को यूज करने का अधिकार उसे नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि बताते हैं कि कोई पेरेंट्स है वो अपने चाइल्ड को, अपने सन को क्या किया है, नॉमिनेशन में दिया हुआ है, तो उस फंड को वो यूज भी कर सकता है और वो होल्ड भी करेगा। क्यों? क्योंकि उसके वो लीगल हेयर्स हैं। लेकिन कोई यदि कोई पर्सन है, वो कोई बाहर के कोई रिलेटिव्स नहीं है, कोई किसी पर्सन को उन्होंने क्या है कि नॉमिनेशन की फैसिलिटी में दे रखा है, ठीक है, तो वैसे केस में जिसे नॉमिनी बनाया गया है वो फंड्स को यूज नहीं करेंगे, वो फंड्स को सिर्फ होल्ड कर सकते हैं एज अ ट्रस्टी, ट्रस्टी के रूप में। उस फंड्स पे अधिकार उसके लीगल हेयर्स का ही होता है। तो ये चीज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स अब आते हैं टॉपिक पे, एनआरई अकाउंट में अगली बात करें तो इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस हेल्ड इन एनआरई अकाउंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो भी इनकम इसमें अर्न होते हैं वो इंटरेस्ट फ्री होते हैं। यदि आपने किसी को गिफ्ट दिया है तो भी टैक्स नहीं लगेगा, वेल्थ टैक्स के रूप में भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। आगे देखिए, बैंक में अलाउ टेम्पररी ओवरड्राविंग अप टू
₹50,000 इन एनआरई सेविंग अकाउंट्स। यदि जरूरत पड़े तो आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। However, such overdraft must be cleared within 2 weeks. 2 वीक में उसे आपको क्लियर करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा by remittance from abroad or from the any other NRE और FCNR account। देखिए, आप हर जगह NRE, FCNR, NRO क्यों आता है, किस वजह से हम यहां NRO को नहीं ला रहे हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक जब एनआरओ अकाउंट पढ़ेंगे। लेकिन यहां बता दें कि जो भी फैसिलिटी, जो भी यहां पे ये रिपेमेंट किया जाएगा ओवरड्राफ्ट का, वो किसी एनआरई अकाउंट में, दूसरे का एनआरई अकाउंट में फंड्स है, उसको भी आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। आपके एफसीएनआर में है या दूसरे का एफसीएनआर अकाउंट में है, तो वो फंड को भी यहां पे आप ट्रांसफर करा सकते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को क्या क्लियर करने के लिए। कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स जो है आर रेस्ट्रिक्टेड टू विड्रॉवल फॉर लोकल पेमेंट। वो किस प्रकार का विड्रॉ कर सकता है आपके एनआरई अकाउंट से, लोकल पेमेंट के लिए कर सकता है। और रेमिटेंस टू द अकाउंट होल्डर हिमसेल्फ थ्रू बैंकिंग चैनल एंड सम लोकल इन्वेस्टमेंट परमिटेड बाय एनआरई। या कोई इन्वेस्टमेंट जो आपने एनआरई ने दे रखा है उसे वो कर सकते हैं। दूसरी बात है कि यदि खुद ही पैसा भेजना हो एनआरई को, है ना, क्योंकि बाहर में रह रहा है वो और एनआरई को पैसे भेजने की जरूरत है, तो वैसे केस में जो उसका पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, जो सर्वाइवर है, वो एनआरई को फंड भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बट नॉट अलाउड, लेकिन उसे अलाउड नहीं है। क्या क्या नहीं है, कोई वो एनआरई अकाउंट नहीं खोल सकता है जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है। दूसरी बात, रिपेट्रिएट आउटसाइड इंडिया फंड हेल्ड इन अकाउंट अदर देन द अकाउंट होल्डर्स हिमसेल्फ। अकाउंट होल्डर के अलावा ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, ये कहीं पे इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता है, रिपेट्रिएट नहीं कर सकता है। लेकिन यदि इन्वेस्टमेंट का उसे परमिशन दिया गया है तो लोकल इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है। दूसरी बात है कि मेक पेमेंट बाय वे ऑफ गिफ्ट, कहीं पे गिफ्ट के रूप में भी नहीं दे सकता है टू अ रेसिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर्स। ये काम भी वो नहीं कर पाएगा अकाउंट होल्डर, मतलब सर्वाइवर अकाउंट होल्डर जो, उसके रूप में भी ये काम वो नहीं कर पाएगा, कहीं गिफ्ट भी वो नहीं दे सकता है। ठीक है, अगला आपका है कि ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम द अकाउंट टू अनदर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ये सारे रेस्ट्रिक्शन जो उसके साथ होता है, ये सारे काम नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली वो सिर्फ क्या करेंगे कि लोकल पेमेंट करना हो या खुद ही एनआरआई को फंड ट्रांसफर करना हो, तो ये सारे छोटे काम वो कर सकते। अगली फैसिलिटी है कि एनआरई अकाउंट शुड बी डेजिग्नेटेड एज रेसिडेंट अकाउंट और the funds held in the account in this account may be transferred to RFC। RFC अकाउंट अभी मैंने जिक्र किया था शुरू में कि जब वो पर्सन, ठीक है, एनआरआई नहीं रहते हैं, जब वो पर्सन एनआरआई नहीं होते हैं, कहने का मतलब जब वापस आ जाते हैं इंडिया, तो वैसे केस में फंड्स को वो ट्रांसफर कर सकते हैं, आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं उसे। ठीक है, at the options of the account holder immediately upon the return of the account holder to India for the good or taking up employment in India or on change in residential status। या तो वो रेसिडेंशियल स्टेटस जो एनआरआई का था वो चेंज हो गया है, अब वो एक इंडियन सिटीजन नॉर्मली सिर्फ बन गया है, तो वैसे केस में जो पहले के अकाउंट एनआरई अकाउंट थे वो आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। या तो वो इंडिया जैसे ही आते हैं, वापस आते हैं यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, है ना, तो कहने का मतलब है कि उसका स्टेटस, एनआरआई का स्टेटस जो है सो वो चेंज हो गया है, अब एक नॉर्मल सिटीजन हो गया है। तो वैसे केस में वो अकाउंट जो पहले से ऑपरेट कर रहे थे एनआरई अकाउंट के रूप में, वो आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, फंड उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू आरएफसी अकाउंट विच कैन बी रिपैट्रिएबल इफ द पर्सन अगेन बिकम एनआरआई। लेकिन उसे लगता है कि इन फ्यूचर हमें फिर से बाहर जाने की जरूरत है, फिर से एनआरआई का टैग उसे मिल जाएगा, तो वैसे केस में वो फंड जो है वो आरएफसी अकाउंट में वो ट्रांसफर करके रखते हैं। ठीक है, आरएफसी अकाउंट वो ओपन करवा लेते हैं। इसकी फैसिलिटी है, ये लास्ट वीडियो के लास्ट में हम समझेंगे कि आरएफसी अकाउंट में क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, गिफ्ट टू क्लोज रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव्स को गिफ्ट भी दे सकते हैं, लोन टू क्लोज रिलेटिव, लोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू यूएसडी 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर, जो कि एलआरएस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत हम पढ़ चुके हैं, उसमें भी लिमिट 2,50,000 यूएसडी पर फाइनेंशियल होता है। ठीक है,
may also be provided to the resident resident close relative। जो क्लोज रिलेटिव को गिफ्ट देते हैं, लोन देते हैं, तो वैसे केस में एनआरआई दे सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर जो यूएसडी में होगा। अकाउंट आर मेंटेन इन एनआरई अकाउंट विद इंडियन रुपीज में होगा, एंड एज सच द एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क लाइज विद द डिपॉजिटर। अब ये इंडियन रुपीज में होते हैं, इस वजह से फ्लक्चुएशन रिस्क यदि होता है, फ्लक्चुएशन रिस्क मतलब फॉरेन करेंसी का जब उसका एक्सचेंज रेट को देखा जाए इंडियन करेंसी के साथ, तो उसमें जो फ्लक्चुएशंस होंगे तो वो जो रिस्क अराइज होगा, यदि कम होता है रेट, तो वैसे केस में रिस्क जो है वो डिपॉजिटर के होते हैं, एनआरआई के होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रकार के जो अकाउंट है अब उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, एनआरओ, दो अकाउंट मेनली आपको समझना है, एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट। ये दोनों समझ गए तो फिर बाकी जो अकाउंट्स है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट क्या होता है? सबसे पहली बात, ये तो रुपी में ही मेंटेन किए जाएंगे और इसके फीचर्स क्या है वो हम देख लेते हैं। ये अकाउंट को कौन कौन ओपन कर सकता है? तो दीज अकाउंट्स आर रुपी अकाउंट एंड कैन बी ओपन, कोई भी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, है ना, एंड ऑल्सो बाय फॉरेन टूरिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई फॉरेनर भी यदि है जो इंडिया में आए हुए हैं तो वो भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, हु आर ऑन अ शॉर्ट विजिट टू इंडिया ऑन टूरिस्ट वीजा। होता क्या है कि कोई फॉरेनर है, वो इंडिया में आए और एक लॉन्ग समय के लिए 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना तक रहना चाह रहे हैं, रह रहे हैं, है ना, टूरिस्ट वीजा उसके पास है, तो वैसे केस में वो क्या करते हैं, उसे तो यहाँ पे जो भी खर्चे होंगे वो इंडियन रुपीज में करने होंगे, तो उस पर्पस के लिए वो एक एनआरओ अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसकी जो टेन्योर होती है वो 6 मंथ के लिए होती है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे ये तो आपने देख लिया कि एनआरओ अकाउंट किसी भी एनआरआई जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं वो भी ओपन कर सकते हैं, कोई पीआईओ है वो भी कर सकते हैं, ओसीआई है वो भी कर सकते हैं, और कोई फॉरेनर भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। एनआरई अकाउंट की बात करें जो लास्ट में हमने पढ़ा था, उसमें क्या है कि सिर्फ एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई ही ओपन कर सकते थे, कोई फॉरेनर उसे ओपन नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें ये डिफरेंस है, स्पेशल कैरेक्टर्स है इसका, इसलिए यह याद रखिएगा। आगे है, द अकाउंट में बी हेल्ड ज्वाइंटली, ये भी ज्वाइंटली ओपन किए जा सकते हैं, किसके साथ? विद रेसिडेंट, जो कि एक क्लोज रिलेटिव्स होंगे। ध्यान रखिएगा, जब रेसिडेंट की बात किया जाएगा तो किसी भी रेसिडेंट के साथ नहीं कर सकते हैं, जो क्लोज रिलेटिव है बस उसी के साथ वो ज्वाइंटली अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, ऑन फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस, ये भी होंगे फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे ही होंगे। इसमें से कोई भी एनआरआई एंड पीआईओ मे होल्ड एन एनआरओ अकाउंट्स ज्वाइंटली विद अदर एनआरआई और पीआईओ, 2 पीआईओ भी मिलकर के, 2 एनआरआई मिलकर के, एक एनआरआई एक रेसिडेंट मिलकर के, ये सारे मिलकर के एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पे जहां पे पीआईओ है वहां पे ओसीआई भी आप समझ सकते हैं, इसलिए क्योंकि अब जो इंडिया में है वो पीआईओ को मर्ज करके ओसीआई होल्डर कार्ड ही दिए जाते हैं ऐसे पर्सन्स को। ठीक है, आगे समझिए कि व्हेन अ रेसिडेंट बिकम अ नॉन रेसिडेंट, जब वो नॉन रेसिडेंट बन जाता है, मतलब एनआरआई जब बनता है, हिज डोमेस्टिक रुपी अकाउंट, जो पहले से यहां चल रहे थे इंडिया में, पहले से जो डोमेस्टिक रुपी अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जो चल रहे थे, है ना, हैज टू बी रीडेजिग्नेटेड एज एन एनआरओ अकाउंट, उसे ही आप एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट और रिसीव फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव एनआरआई, यदि एनआरआई चाहता है कि पहले से जो एनआरआई जो सेविंग अकाउंट चल रहा है उसे ही कन्वर्ट कर दिया जाए एनआरओ अकाउंट में, जब वो एनआरआई बन जाते हैं तो वो करवा सकते हैं। तो ये का स्पेशल फीचर क्या है कि पहले से इंडिया में चल रहे सेविंग अकाउंट्स को भी वो रुपी अकाउंट जो चल रहा है उसे वो एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एनआरओ अकाउंट्स कैन बी ओपनड इन इन इंडियन रुपीज एंड इन द फॉर्म ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट्स अकाउंट, ये सारे प्रकार के अकाउंट ये भी ओपन करवा सकते हैं जो एनआरओ अकाउंट होते हैं। ठीक है, मतलब एनआरओ अकाउंट जो है आपका सेविंग अकाउंट के फॉर्म में भी हो सकता है, करेंट अकाउंट के फॉर्म में भी, रेकरिंग डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में भी हो सकते हैं। लेकिन यहां यदि हम बात करें कि इसमें इंटरेस्ट कैसे मिलेंगे, तो इंटरेस्ट जो होगा कि
and most of the regulation for interest rate, tenure etc. applicable similar to those of the domestic deposit account। जो पहले से अकाउंट चलते हैं इंडिया में, जो अकाउंट होते हैं लगभग उसी प्रकार के इसमें क्या होते हैं कि फीचर्स होते हैं कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं, उसके बाद इसके जो टेन्यूर होते हैं, समय जो होते हैं फिक्स डिपॉजिट, आपके रेकरिंग डिपॉजिट के, वो सारे इंडियन के जो अकाउंट्स हैं उसी प्रकार के इसके फीचर्स होते हैं। जैसे बात करें कि यदि फिक्स डिपॉजिट की टेन्यूर की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट आपके जो होंगे वो आपका मिनिमम 7 डेज टू 10 ईयर्स के लिए होंगे। ये आपका नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट जो होता है ना, 7 डेज के लिए मिनिमम आप ओपन करवा सकते हैं और मैक्सिमम आपका 10 ईयर्स के लिए होता है। लेकिन एनआरई अकाउंट को याद करिए, वहां पे क्या था कि मिनिमम आपका 1 ईयर के लिए होगा और मैक्सिमम आपका 10 ईयर्स के लिए हो सकता था। ठीक है, चलिए अब इसमें जो एनआरओ अकाउंट है, तो एनआरई अकाउंट में क्या पढ़ा था आपने कि जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट का पोर्शन पे टीडीएस नहीं लगता है, कोई भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन एनआरओ अकाउंट की बात करें तो इसमें टीडीएस का डिडक्शन होता है और टीडीएस अप्रोक्सीमेटली 31.2% है। ये डेटा चेंज हो सकता है, इसे याद रखिएगा, लेकिन कहने का मतलब है कि हाईयर रेट में टीडीएस उसमें लगते हैं। ठीक है, अब टीडीएस क्यों लगते हैं इसके पीछे आप लॉजिकली खुद ही समझ सकते हैं कि यहां पे जो एनआरओ अकाउंट है, वो एनआरओ अकाउंट में जो इंडिया के जो डिपॉजिट्स है, इंडिया से जो इन्वेस्टमेंट से जो पैसे आते हैं, कहीं से भी जो भी फंड्स हैं, वो या तो या तो फॉरेन के इन्वेस्टमेंट है या तो इंडिया में इन्वेस्ट किया है, कहीं से भी जो फंड है वो एनआरओ अकाउंट में जमा किए जा सकते हैं। तो इसी वजह से इसमें टैक्स लगता है, ये आप लॉजिक समझिए। नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तो इसमें भी नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, नॉमिनेशन फैसिलिटी सारे में ही होते हैं। A power of attorney resident by the non-resident individuals account holders provided such operations are restricted to local payment remittance to the account holder। जिस प्रकार से एनआरई अकाउंट में था उसी प्रकार से जो सर्वाइवर का रोल होता है, एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होता है और वो भी एक लोकल पेमेंट और कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ इन्वेस्टमेंट और रेमिटेंस टू अकाउंट होल्डर जो एनआरआई है उसे वो रेमिट भी कर सकता है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं किसके, एनआरओ अकाउंट के। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं कि किसमें डेबिट किया जा सकता है, कौन से किस प्रकार के क्रेडिट किए जा सकते हैं इस अकाउंट में, इसके बारे में समझिए कौन कौन से परमिशेबल हैं। यदि हम क्रेडिट की बात करें कि क्रेडिट किस किस प्रकार के फंड्स को किया जा सकता है इसमें, तो समझिए कि इनवर्ड रेमिटेंस, जो भी बाहर से पैसा आ रहा है आपका, है ना, बाहर से जो भी पैसा आ रहा है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेजिटिमेट ड्यूज in India and transfer from other NRO NRE accounts are permissible credit to NRO accounts। कोई भी फंड जो बाहर से आता है या इंडिया में ही कोई फंड्स है ना, तो वैसे केस में आप जमा कर सकते हैं इस अकाउंट में, या पहले आपका एनआरओ में, दूसरे के एनआरओ में, किसी दूसरे एनआरआई के जो अकाउंट है एनआरओ उसमें यदि फंड्स है तो उसे भी ट्रांसफर करवा सकते हैं, या आपका एनआरई अकाउंट पहले से जो है उसमें जो फंड है वो आप यहां ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक है, या एफसीएनआर में भी जो है लेकिन वो आपका कन्वर्ट हो गए, क्योंकि वो तो फॉरेन करेंसी में होंगे, तो वो कन्वर्ट करके भी आप एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एनआरओ अकाउंट में रेस्ट्रिक्शंस नहीं है फंड्स को क्रेडिट करने का, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। Rupee gift loan made by resident to NRI PIO relative within the limits prescribed under the liberalized remittance scheme। जितना आपको गिफ्ट दिया जा सकता है ना, जो भी गिफ्ट है या लोन जो ले सकते हैं, तो वो सारे फंड्स भी एनआरओ अकाउंट में जमा किए जा सकते हैं। एनी लेजिटिमेट फंड फ्रॉम आउटसाइड और इनसाइड इंडिया कैन बी क्रेडिटेड टू एनआरओ अकाउंट। तो यहां पे बस आप एक वर्ड ध्यान रखिए कि कोई भी पेमेंट, है ना, कोई भी पेमेंट आप इसमें जो लेजिटिमेट पेमेंट है, जो सही है ना, वो पेमेंट को आप इसमें वो फंड्स को आप इसमें क्रेडिट करवा सकते हैं, किसमें, एनआरओ अकाउंट्स में। ठीक है, अब इसमें डेबिट कौन से फंड्स हो पाएंगे, किस किस पर्पस के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि क्रेडिट तो आप कुछ भी करवा सकते हैं, जो लेजिटिमेट फंड है चाहे इंडिया का हो चाहे आपका फॉरेन से इनकम आ रहा हो, आप जमा करवा सकते हैं। लेकिन निकालते समय रेस्ट्रिक्शंस है, वो क्यों है वो समझिए। द अकाउंट कैन बी डेबिटेड फॉर द पर्पस ऑफ लोकल पेमेंट। एक तो है कि लोकल पेमेंट के लिए आप कर सकते हैं, जैसे कुछ आपका छोटे मोटे पेमेंट्स हो गया, रिलेटिव्स को कुछ जरूरत है तो वैसे केस में दे सकते हैं, आपके कहीं ड्यूज है उसको आप पेमेंट कर सकते हैं, ये लोकल पेमेंट अलाउ है इससे। दूसरी चीज है कि ट्रांसफर टू अदर एनआरओ अकाउंट, दूसरे एनआरओ, किसी दूसरे के एनआरओ अकाउंट में भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रांसफर टू करेंट
इनकम टू एनआरई अकाउंट सब्जेक्ट टू सीए सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड फॉर करेंट इनकम। क्योंकि यहां पे रेस्ट्रिक्शंस क्यों आया कि जब आप एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं एनआरओ अकाउंट से, तो रेस्ट्रिक्शंस क्यों यहां पे इंपोज किया गया है? क्योंकि एनआरओ अकाउंट आपका टैक्सेबल होता है, ठीक है, लेकिन एनआरई अकाउंट टैक्सेबल नहीं है, इसके जो इनकम है। तो इस केस में आप यदि इससे आप ट्रांसफर कर देते हैं एनआरई अकाउंट में, फिर तो आपका टैक्स तो इसमें नहीं लगेगा। इसी वजह से इसमें रेस्ट्रिक्शंस है कि आप यहां पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। कौन से फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं? करेंट इनकम जो आपका है ना, नॉर्मली 1 साल के जो इनकम आपके हैं, है ना, वैसे केस में आप कर सकते हैं, लेकिन सीए का सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना जरूरी है। सीए का सर्टिफिकेट लगेगा इसके लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो इस केस में आप एनआरओ अकाउंट को आराम से क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। लेकिन आगे देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अप टू $1 मिलियन इन अ फाइनेंशियल ईयर कैन बी रिपैट्रिएटेड एंड कैन बी ट्रांसफर टू एनआरई अकाउंट। यदि यहां पे देखें कि एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यहां भी जो ट्रांसफर किए जा रहे थे वो अप टू $1 मिलियन एक साल में आप कर सकते हैं, या तो इसमें जो फंड आपके पड़े हुए हैं उसको यदि बाहर दूसरे कंट्री में ले जाना है तो भी मैक्सिमम आप $1 मिलियन ही एक साल में ले जा सकते हैं। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं एनआरओ अकाउंट के साथ में। एनआरओ करेंट या सेविंग अकाउंट कैन बी ओपन्ड बाय फॉरेन विजिटिंग इंडिया। जो फॉरेनर है, अभी तक तो हमने देखा था कि पीआईओ, ओसीआई और एनआरआई की बात की। अब हम बात करते हैं कि एक फॉरेनर एनआरओ अकाउंट को जब ओपन करता है तो क्या कंडीशंस है, ठीक है। तो ओपन तो कर सकता है विद फंड्स रेमिटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, बाहर से जो उसके फंड्स आ रहे हैं उस चीज को, है ना, बैंकिंग थ्रू बैंकिंग चैनल और बाय सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ब्रॉट बाय हिम टू इंडिया। जो बाहर से फंड्स वो लेकर के आया है उसे फॉरेन एक्सचेंज को इसमें आपका कन्वर्ट करवा करके रुपी में और यहां पे इसमें रख सकता है, या बाहर से भी फंड जो उसके आ रहे हैं वो भी इसमें वो क्रेडिट करवा सकता है। कौन? एक फॉरेनर की बात कर रहे हैं। The balance in NRO account may be paid to account holder at the time of his departure from India, provided the account has been maintained for a period not exceeding 6 months and the account has not been credited with any local funds other than interest accrued thereon। यहां पे जो एक तो अभी हमने देख लिया कि जो भी फंड्स उसमें जमा होंगे, एक तो खुद जो फॉरेनर लेकर के आया था अपने साथ में वो एक्सचेंज करवा करके इंडियन रुपीज में वो उसमें रख सकता है। दूसरी बात, बाहर से, है ना, जिस कंट्री से वो है वहां से यदि फंड आ रहा है, दूसरे कंट्री से जो फंड आ रहा है तो उसे भी वो उसमें क्रेडिट करवा सकता है। लेकिन जब वो यहां से जाएगा तो वैसे केस में वो क्या करेगा कि 6 मंथ्स का, मैक्सिमम तो 6 मंथ्स का अकाउंट उसके खुल सकते हैं, उसके बाद वो अकाउंट उससे ज्यादा का खुल ही नहीं सकते हैं, ठीक है, 6 मंथ से ज्यादा। तो जब 6 मंथ्स के बाद वो जा रहे हैं या पहले जा रहे हैं तो वैसे केस में जो भी उसमें अमाउंट पड़े हुए हैं वो फिर उसमें वो एक तरह से अकाउंट को क्लोज कर दिए जाएंगे, है ना, वो अकाउंट क्लोज कर दिए जाएंगे, उसके जो अमाउंट है उसे कन्वर्ट करके उसे फॉरेन करेंसी में दे दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब आगे देखिए, ओपनिंग ऑफ अकाउंट बाय इंडिविजुअल एंटिटी या कोई एंटिटी ऑफ द पाकिस्तान नेशनलिटी, है ना, ओनरशिप पाकिस्तान के कोई पर्सन्स हैं वो यदि अकाउंट खुलवाना चाहते हैं एनआरओ अकाउंट, तो उसके क्या कंडीशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। या एंड एंटिटीज ऑफ बांग्लादेश ओनरशिप रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे केस में डायरेक्ट वो एनआरओ अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऑथराइज डीलर नहीं है ऑथराइज उसके लिए ओपन करने के लिए। लेकिन यदि आरबीआई का परमिशन मिल जाता है तो वैसे केस में वो क्या है कि अकाउंट को, एनआरओ अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। हाउएवर इंडिविजुअल्स ऑफ बांग्लादेश नेशनलिटी मे बी अलाउड टू ओपन दिस अकाउंट सब्जेक्ट टू द इंडिविजुअल्स होल्डिंग अ वैलिड वीजा एंड वैलिड रेसिडेंशियल परमिट issued by फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस, एफआरओ ऑफिस होता है ना, इसे एफआरआरओ भी कह सकते हैं, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। इसमें क्या होता है कि बाहर के जो फॉरेनर आते हैं वो उसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ना, पर्पस बताना पड़ता है। तो यदि कोई बांग्लादेश का पर्सन है ना, बांग्लादेश का कोई यदि है इंडिविजुअल, तो वैसे केस में वो सिर्फ यहाँ पे एफआरओ में रजिस्ट्रेशन करवा करके और एनआरओ अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन यदि पाकिस्तान के हैं तो वो तो आरबीआई से कंपलसरली है कि परमिशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है,
बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स, जो बैंक, बी मतलब होता है बैंक, तो बैंक में इसे ऑपरेट किया जाता है, इस वजह से यहां बी है। बी का कोई मतलब यहां ज्यादा नहीं समझिए आप, ठीक है। तो थर्ड प्रकार के अकाउंट है आपका फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, जो FCNR अकाउंट आप जानते हैं, ठीक है। तो NRE अकाउंट आपने समझ लिया, NRO अकाउंट आपने समझ लिया, FCNR अकाउंट में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। एलिजिबल कौन कौन है? कोई भी NRI, कोई भी PIO और कोई भी OCI इसे ओपन कर सकता है। यहां फॉरेनर का रोल नहीं है, यहां फॉरेनर कोई ओपन नहीं कर सकता है। फॉरेनर जो है सिर्फ NRO अकाउंट को ओपन कर सकता था, जो भी लास्ट के स्लाइड में हमने देख लिया है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। अब ये जो अकाउंट है वो ये 3 प्रकार के पर्सन, जो NRI, PIO, OCI है, वो ओपन कर सकते हैं, है ना। किसके साथ? तो कोई भी ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 जो बैंक होते हैं उसके साथ। ऐसा नहीं है कि कोई भी मान लीजिए कि PNB की ब्रांच है, कहीं भी आप चल गए और बोले कि नहीं FCNR अकाउंट हमें ओपन कर दीजिए, तो वो नहीं कर सकता है। कहां जाना पड़ेगा? कि उसी बैंक के, यदि जैसे PNB है, ये ऑथराइज डीलर 1 में आते हैं ना, क्योंकि जो भी बैंक हैं, जो भी आपके कॉमर्शियल बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, उसमें RRB को छोड़ करके, रीजनल रूरल बैंक और आपका रूरल कोऑपरेटिव बैंक को छोड़ करके बाकी सारे ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 में आते हैं। तो सारी ब्रांच तो ओपन करने के लिए तो एलिजिबल नहीं है। उसके जो कुछ ब्रांचेज हैं जो डेजिग्नेटेड हैं, जो फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, वैसे ब्रांचेज में जाकर के आप अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि डिपॉजिट्स में बी एक्सेप्टेड इन एनी परमिसेबल करेंसी। अब यहां पे ये फॉरेन करेंसी कौन कौन से होंगे? तो कोई भी फॉरेन करेंसी में खुलवा सकते हैं आप अकाउंट को। और इसका एक स्पेशल फीचर इसलिए प्रीफर करते हैं लोग, क्योंकि बेनिफिशियल ये इस वजह से है कि फॉर द पर्सन्स अनसर्टेन अबाउट द कंट्री फॉर रिसाइडिंग, किस कंट्री में वो जाएगा, किस कंट्री में, मतलब NRI का टैग तो मिला है, लेकिन फिर वो दूसरी NRI का टैग ऐसा थोड़ी है कि किसी एक कंट्री में रहेगा उसी के लिए है, किसी भी कंट्री में मूव कर सकता है। इंडिया से बाहर यदि वो अनसर्टेन पीरियड के लिए है तो NRI है ना। या किसी दूसरे कंट्री का यदि वो आपका सिटीजन है जो इंडियन ओरिजिन से है, तो वो भी आपका क्या है, किसी दूसरे कंट्री से हो सकता है। तो वैसे केस में वो अनसर्टेन है कि किस कंट्री में वो जाकर के आगे रिसाइड करेगा फ्यूचर में और रहने वाले हैं। इसी वजह से FCNR अकाउंट उसके लिए बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि वो किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में खोला जा सकता है, ठीक है। स्पेशल फीचर इसका ये है। आगे है कि दीज अकाउंट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट, ये हमेशा टर्म डिपॉजिट्स में ही खुलेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमेशा एक फिक्स डिपॉजिट्स में ही खुलेंगे, टर्म डिपॉजिट्स में ही खुलेंगे, विद अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर। 1 to 5 इसका रहता है टेन्यूर, ये आप ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे है कि जस्ट लाइक NRE के जैसा ही, NRE अकाउंट के जैसा ही, जो फर्स्ट अकाउंट हमने पढ़ा था उसी के जैसा ही अकाउंट इंटरेस्ट, है ना, NRE अकाउंट के जैसा ही इंटरेस्ट अर्न्ड इन द FCNR अकाउंट इज 100% टैक्स फ्री एंड नो एनी वेल्थ टैक्स। इसमें भी कोई वेल्थ टैक्स देने की जरूरत नहीं है, और 100% जो आपका इंटरेस्ट अर्न होता है वो 100% टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता आपका, ठीक है। मनी लाइंग इन FCNR अकाउंट इज 100% रिपैट्रिएबल टू एनी पार्ट ऑफ द अदर कंट्री। वो रिपैट्रिएबल होता है, कहीं भी आप उसे दूसरे कंट्री में ले जा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। रेस्ट्रिक्शंस किसमें था? आपका NRO अकाउंट में था। आप यदि अभी कंफ्यूज हो रहे हैं तो पीछे जाकर के आप स्लाइड को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यदि बात करें किसके साथ ये ऑपरेट कर सकता है अकाउंट को, तो जिस प्रकार से आपने देखा लास्ट के 2 अकाउंट में कि आपका किसी भी 2 NRI के साथ, PIO के साथ, रेसिडेंट जो इंडियन है क्लोज रिलेटिव्स, उसके साथ वो अकाउंट को क्या कर सकते हैं, ऑपरेट नहीं मतलब ज्वाइंटली वो खुलवा सकते हैं, ठीक है। और जो सर्वाइवर होंगे वो आपका पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे यदि बात करें तो क्या कह रहा है कि कौन कौन से परमिसिबल क्रेडिट इसमें किए जा सकते हैं, कहां कहां से पैसा इसमें जमा करवाए जा सकते हैं। तो रेमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अब NRI है, बाहर से पैसा आएगा ही, तो वो पैसा आप यहां पे डाल सकते हैं। ट्रांसफर फ्रॉम अदर NRI, दूसरे NRE अकाउंट आपके जो है, आप कोई दूसरे के NRE अकाउंट से, FCNR अकाउंट से, दूसरे के FCNR अकाउंट से आप पैसे इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, ये सब सारी चीजें परमिशेबल है। अब यहां आपका क्वेश्चन आ सकता है जो आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा कि एनआरओ अकाउंट से इसमें हम क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि एनआरओ अकाउंट में टैक्स का डिडक्शन होता है, इसी वजह से आपका ये फंड यदि आप एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे तो वो तो टैक्स फ्री होते हैं, इसी वजह से ये आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों है और इसका आंसर भी आपको खुद ही पता होगा। आगे है कि मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहीं से मैच्योरिटी मतलब हुई है, इन्वेस्टमेंट जहां इन्वेस्ट किया था आपने उसकी जो मैच्योरिटी है वो सारे फंड्स भी यहां पे आप जमा कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि कब जमा करेंगे, तो फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो तो एक बार आप खोलेंगे, एक बार यदि आप खुलवाते हैं तो एक समय के लिए रहता है, तो इसी वजह से सिंस एफसीएनआर इज अ टर्म डिपॉजिट अकाउंट, एक समय के लिए खोला जाता है, कुछ समय पीरियड के लिए, द परमिटेड क्रेडिट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ओपनिंग द अकाउंट। जब अकाउंट आप खोलते हैं उसी समय ये सारे फंड्स जो अभी हमने बताया वो सारे फंड्स को आप जमा करवाएंगे, बीच में तो आप जमा करवाएंगे नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे है कि परमिशेबल डेबिट, क्या क्या डेबिट हो जाता है, ऑल लोकल पेमेंट, जो भी लोकल पेमेंट्स है वो आप कर सकते हैं, ट्रांसफर टू अदर एनआरई एफसीएनआर अकाउंट्स, दूसरे एफसीएनआर और एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी सेम प्रकार के फीचर्स होते हैं। ठीक है, परमिसेबल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जहां पे परमिसेबल है, जो कहीं रेस्ट्रिक्शंस नहीं है वैसा इन्वेस्टमेंट करने का, तो वैसी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेमिटेंस अब्रॉड 100% आप रेमिट कर सकते हैं, 100% रिपैट्रिएबल है, तो ये सारी फीचर्स को आप याद रखिएगा। एनआरई अकाउंट और एफसीएनआर अकाउंट आपका फीचर जो होते हैं लगभग एक जैसे ही है, ये सारे सिमिलरिटी को आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे यदि हम बात करें कि आपका जो अकाउंट होता है अदर फैसिलिटी ऑफ एफसीएनआर अदर फैसिलिटी ऑफ एफसीएनआर अकाउंट क्या है, तो इसमें देयर इज नो एक्सचेंज रिस्क नहीं होता है फॉर द अकाउंट होल्डर एज द अकाउंट इज मेंटेन इन द फॉरेन करेंसी, क्योंकि फॉरेन करेंसी में यदि है तो एक्सचेंज, इसका जो एक्सचेंज रेट है यदि आपका कम या ज्यादा हो रहा है तो वैसे केस में आपका इसमें रिस्क भी नहीं होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट शैल बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ 360 डेज टू अ ईयर, जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा इसमें, जो इसमें आपके फंड पड़े हुए हैं उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 360 डेज का पीरियड पे मिलेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट आपका कंपाउंडेड होगा हाफ ईयरली बेसिस पे होगा, है ना, समझ में आ रहा है। अब आगे यदि हम बात करें कि नॉमिनेशन फैसिलिटी, तो अभी तक हमने सब में देखा है कि नॉमिनेशन फैसिलिटी सब में अवेलेबल होते हैं। आफ्टर लूजिंग, अब जब एनआरआई का टैग आपका छिन जाता है, कहने का मतलब है कि जब आप वापस इंडिया आ जाते हैं, है ना, यहां एक नॉर्मल सिटीजन आप बन जाते हैं, तो इसका मतलब एनआरआई का आपका जो था स्टेटस वो आपका अब नहीं रहा है। पर्सन कैन होल्ड अकाउंट टिल मैच्योरिटी ऑफ द एफसीएनआर अकाउंट, है ना, एंड आफ्टर मैच्योरिटी इट कैन बी कन्वर्टेड टू आरएफसी अकाउंट। एक तो है कि मान लीजिए कि आपने 5 इयर्स तक का ये अकाउंट खुलवाया था, एफसीएनआर अकाउंट आपने खुलवाया, ठीक है, लेकिन आप 3 इयर्स में ही क्या है कि आईएनआर का जो आपका था, एनआरआई जो आप थे, तो एनआरआई का टैग आपका समाप्त हो गया, आप इंडिया वापस आ चुके हैं। तो वैसे केस में मैच्योरिटी तो 5 इयर्स के लिए था, तो 5 इयर्स तक ये अकाउंट आपके चलेंगे, और जब 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे मैच्योरिटी के बाद, तो वो अकाउंट को आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसके फीचर्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं आरएफसी अकाउंट, जो अभी जस्ट हमने अभी बताया आपको, तो आरएफसी अकाउंट क्या होते हैं इसके बारे में समझिए। रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, आरएफसी अकाउंट, ये रिटर्निंग एनआरआई के लिए होता है। वैसे एनआरआई जो अब वापस आ चुके हैं इंडिया में, वैसे एनआरआई के लिए ये आपका अकाउंट को ओपन किए जाते हैं जब वो वापस आ जाते हैं उसके बाद। ठीक है, देखिए क्या क्या फीचर्स है, क्या कह रहा है इसमें कि एन एनआरआई रिटर्निंग टू इंडिया फॉर परमानेंट सेटलमेंट, है ना, हैज द ऑप्शन टू कन्वर्ट बैलेंस इन एनआरई इनटू एफसीएनआर अकाउंट, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। जो भी उसके एनआरआई में पड़े हुए फंड या तो एफसीएनआर में फंड पड़े हुए हैं, वो सारे फंड्स को वो आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं, या तो आरएफसी अकाउंट में आप कन्वर्ट करिए, और नहीं तो अकाउंट को आप क्लोज करके जो भी आपका इंडियन रुपीज में जो भी फंड्स बन रहे हैं उसे आप ले सकते हैं वापस। ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन आपका आरओ अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जब एनआरआई का टैग आपका खत्म हो जाता है। दूसरी बात है, एफसीएनआर यदि अकाउंट खुलवाया जो फिक्स डिपॉजिट है उसकी मैच्योरिटी डेट तक वो एफसीएनआर अकाउंट ही रहते हैं।
आगे है कि आरएफसी अकाउंट्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के रूप में भी आपका हो सकता है। कौन? आरएफसी अकाउंट, है ना। एंड कैन बी हेल्ड ज्वाइंटली विद द रेसिडेंट रिलेटिव्स एज ज्वाइंट होल्डर ऑन द फॉर्मर एंड सर्वाइवर बेसिस। आरएफसी अकाउंट में भी फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे ही ऑपरेशंस होगा यदि आप ज्वाइंटली किसी के साथ आप अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां भी फॉर्मर और सर्वाइवर ही होगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आरएफसी अकाउंट में भी फैसिलिटी उसे कहीं ना कहीं मिलती है जो एनआरआई का होता है। दूसरी बात, जब फिर से वो एनआरआई बनता है तो उस केस में उसको वो फिर से उस फंड को यूज कर सकता है और अपना जो फैसिलिटी उसे पहले मिल रही थी वो फैसिलिटी मिल सकती है। इसीलिए यहां भी फॉर्मर और सर्वाइवर के रोल में ही वो अकाउंट को ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक है, क्या है कि ऑल परमिसेबल क्रेडिट, कौन कौन से क्रेडिट इसमें हो सकते हैं आरएफसी अकाउंट में? जब इंडिया वापस आ जाता है, एनआरआई का टैग उसका समाप्त हो जाता है, तो कौन कौन से हैं? जैसे पेंशन, आप कहीं जॉब कर रहे थे तो उसका पेंशन भी है, सुपर एन्वेशन है, बेनिफिट यदि कहीं से आ रहा है, फ्रॉम द अर्स्टवाइल एम्प्लॉयर रिसीव्ड इन आपका फॉरेन करेंसी। ठीक है, फॉरेन करेंसी में कहीं से उसका जो पहले काम कर रहे थे वहां से यदि रिटायर कर गए हैं या पेंशन मिल रहा है तो वैसे सारे क्रेडिट इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोसीड्स ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, कहीं इंश्योरेंस का क्लेम है उसका आना है ना, मैच्योरिटी के बाद, आर अलाउड इन टू द आरएफसी अकाउंट, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन आरएफसी बैलेंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। देखिए, है ना, इसलिए ये आइदर और सर्वाइवर का यहाँ पे रोल, यहाँ भी ऑपरेशंस इसके होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं फैसिलिटी जो इसकी मिलती है वो एनआरआई होने के वजह से स्पेशल फैसिलिटी होती है। इसी वजह से फॉर्मर और सर्वाइवर अकाउंट के बेसिस पे ये ऑपरेशंस होता है। ठीक है, जो कि इनकम टैक्स फ्री होता है जो भी उसमें इंटरेस्ट अर्न किए जाते हैं। सो आगे है कि बैलेंस आर परमिटेड टू बी फुल्ली रिपैट्रिएबल विदाउट एनी लिमिट्स एंड विदाउट टैक्स डिडक्शन इन केस अकाउंट होल्डर रिजर्व टू एनआरआई स्टेटस इन फ्यूचर। यदि बाद में फिर से एनआरआई वो बनता है, एनआरआई कैसे बनेगा? फिर से मान लीजिए कि बाहर गया इंडेफिनिट पीरियड के लिए जॉब करने के लिए या कोई पर्पस है ना, तो इंडेफिनिट पीरियड के लिए जब वो गया तो एज पर फेमा एक्ट वो एनआरआई हो गया। एनआरआई जब हुआ तो फिर से जो आरएफसी अकाउंट में उसके फंड पड़े हुए हैं उसे वो रिपैट्रिएट कर सकता है, 100% ले जा सकता है वो। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आरएफसी अकाउंट जो है आपका, है ना, वो हमेशा के लिए आप उसे चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस है कि मैक्सिमम आप 2 इयर्स तक ही उस अकाउंट को रख सकते हैं और 2 इयर्स तक यदि आप एनआरआई फिर से बन गए तो वैसे केस में आप 100% रिपैट्रिएट कर सकते हैं जो भी फंड्स उसमें पड़े हुए हैं। सो ठीक है, दूसरी बात है कि जब आप एनआरआई होते हैं एक बार, आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट का मिलता है, RNOR का मिलता है। ठीक है, और ऐसे केस में फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर, जो 2 इयर्स तक आप अकाउंट मैक्सिमम रख सकते हैं, द रिटर्निंग एनआरआई विल बी कंसीडर्ड एज RNOR एंड ऑल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द डिपॉजिट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपका जो भी उसमें आपका इंटरेस्ट अर्न होता है, ये ऑलरेडी हमने देख लिया है कि वो 100% इनकम टैक्स फ्री होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपने देख लिया कि आरएफसी अकाउंट किस प्रकार से फंक्शन करते हैं। अब लास्ट आपका अकाउंट है, ये अकाउंट आपका है, कौन सा अकाउंट है? SNRR अकाउंट, स्पेशल नॉन रेसिडेंट रूपी अकाउंट। ये भी आपका किस में होगा? रुपीज में होगा। नाम से जैसे पता है कि स्पेशल, है ना, एक स्पेशल पर्पस है इसका। दूसरी बात, ये भी एक एनआरआई के लिए होता है, एनआरआई, PIO, OCI। ठीक है, इसके लिए ये होते हैं। तो ये किस प्रकार के पर्पस है इसमें? एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हैविंग अ बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया, बिजनेस में वो इंटरेस्ट करना चाहता है, कोई भी एनआरआई है, कोई PIO है, कोई OCI है, वो चाहता है इंडिया में बिजनेस करना। ठीक है, मे ओपन अ स्पेशल नॉन रेसिडेंट रूपी अकाउंट, तो वो SNRR अकाउंट ओपन कर सकते हैं उस पीरियड के लिए जितने दिन तक वो बिजनेस को यहां पे होल्ड करते हैं। ठीक है, विद एन ऑथराइज्ड डीलर फॉर द पर्पस ऑफ पुटिंग थ्रू बोनाफाइड ट्रांजेक्शंस, की उसमें जो भी ट्रांजेक्शंस होंगे बोनाफाइड ट्रांजेक्शंस होंगे और ये अकाउंट फिर वो ऑथराइज्ड डीलर के साथ ओपन कर सकते हैं। ठीक है,
देखिए एक चीज आपको याद होना चाहिए कि जो भी एनआरआई अकाउंट है, जैसे एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, एसएनआरआर, ये सारे अकाउंट आपके जो ओपन होंगे एक ऑथराइज डीलर के साथ ही होंगे। क्यों? क्योंकि ऑथराइज डीलर ही आपके फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं। तो जो ये भी जो फंक्शंस होते हैं कहीं ना कहीं फेमा एक्ट के तहत ही है। तो ये अकाउंट जो मेंटेन होंगे एक ऑथराइज डीलर के साथ ही मेंटेन होंगे। अब ऑथराइज डीलर कौन होते हैं? ऑथराइज डीलर के कैटेगरी 1, 2, 3 क्या है ना, मनी चेंजर्स क्या है, ये सारे चीजों को हमने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। तो आप लास्ट के वीडियो है ना आप फॉलो करेंगे, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। The SNRR account shall carry the nomenclatures of the specific business for which it is opened and shall not earn any interest। अब ये जो होता है स्पेशल कहने का मतलब हो गया कि एक कोई बिजनेस पर्पस के लिए ओपन किया जाता है, जो इंडिया में किया जाता है बिजनेस, है ना, बाहर की नहीं, इंडिया में बिजनेस जब होता है। दूसरी बात है कि इसमें कोई इंटरेस्ट उसे नहीं मिलता है। जिस तरह करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उसी तरह से यहां पे भी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है इस अकाउंट में। ठीक है, the debit, credit and the balance in the account shall be incidentals and commensurate with the business operations of the account holders। जो भी डेबिट और क्रेडिट होंगे वो जो बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है वो इसमें किए जा सकते हैं। द टेन्योर ऑफ एसएनआरआर अकाउंट शुड बी concurrent to the tenure of the contract या period of operations the business of the account holder and no case should exceed 7 year। 7 ईयर से ज्यादा का बिजनेस, चूंकि जितने दिन का बिजनेस रहेगा उतने दिन का अकाउंट चल सकता है, तो इसीलिए ये मैक्सिमम आपका 7 ईयर तक का ही बिजनेस होगा, 7 ईयर तक का ही अकाउंट हो सकता है। ठीक है, द बैलेंस इन द एसएनआरआर अकाउंट शैल बी एलिजिबल फॉर रिपैट्रिएशन। इस अमाउंट को भी वो वापस ले जा सकता है अपने कंट्री में। अपने कंट्री कहने मतलब जहां से वो, यदि एनआरआई है दूसरे कंट्री में रह रहा है तो 100% रिपैट्रिएट कर सकता है इस अमाउंट को। ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम एनी एनआरओ अकाउंट टू द एसएनआरआर अकाउंट आर प्रोहिबिटेड। अब कोई एनआरओ अकाउंट को एसएनआरआर अकाउंट में आप ट्रांसफर नहीं करेंगे उसके फंड्स को। ठीक है, ऑल transactions in SNRR accounts will be subject to पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस इन इंडिया। उसमें जो भी है वो देखिए, यहां पे हमने क्या देखा कि इंटरेस्ट जो है उस पर नहीं मिलेगा। पहली बात तो उस पर इंटरेस्ट को नहीं मिलेगा। दूसरी बात है जो भी इसमें ट्रांजैक्शन होंगे वो एलिजिबल होते हैं इनकम टैक्स के लिए। Opening of SNRR account by Pakistan and Bangladesh nationals and entities incorporated in Pakistan and Bangladesh require prior approval of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यदि वैसे पर्सन है जो ये दोनों कंट्री बिलोंग्स करते हैं तो वैसे केस में आपका आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा इस अकाउंट के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो भी एनआरआई के अकाउंट्स बनते हैं वो सारे का डिस्कशन किया। बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ आया होगा। कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो उसे आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो को जो आप दोबारा देखिएगा डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग क्या क्या फीचर्स हैं सारे। देखिए इसमें क्या करना है आपको कि एक अकाउंट का पहले आप सही से समझिए कि क्या डेबिट हो सकता है, क्या क्रेडिट हो सकता है, उसके क्या फीचर्स हैं। ठीक है, दूसरे अकाउंट का फिर समझिए, फिर दोनों में डिफरेंस को देखिए, तो आपको ये चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, और इस प्रकार से कहीं भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। केस स्टडीज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें, तो वो भी कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो नेक्स्ट के वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।